आज हम आपको विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग बताएंगे। पिछले पीरियड में जैसे मैं आपको बताया था कि विलेयता गुणनफल क्या होता है। किसी भी विलयन की जो विलेयता होगी वो हमेशा विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है और इसी आधार पर हम विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग देख सकते हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आयनिक गुणनफल क्या होता है। आयनिक गुणनफल व विलेयता गुणनफल, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और यदि आप इन दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको इसके अनुप्रयोग समझ में आ जाएंगे कि आयनिक गुणनफल क्या है और विलेयता गुणनफल क्या है। आयनिक गुणनफल का मतलब है जिसमें आयन होंगे। विलेयता गुणनफल का मतलब है वो ठोस अवस्था में होगा। जैसे मान लीजिए हमने विलेयता गुणनफल के रूप में लिखा AB, संतृप्त अवस्था के रूप में, या हमने आयनिक गुणनफल के रूप में लिखा A प्लस आयन B माइनस आयन, तो ये होगा आयनिक गुणनफल। कि विलयन में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक विलेयता गुणनफल होगा और एक आयनिक गुणनफल होगा। तो जब भी जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रयोग करना है, एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सल्फेट का टेस्ट। सल्फेट टेस्ट, ये जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको ये प्रयोग करना होता है। ये एक विशिष्ट समूह है, विशिष्ट समूह। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई इनऑर्गेनिक चूर्ण दिया जाता है और उस इनऑर्गेनिक चूर्ण में आपको बेरियम क्लोराइड डालते हैं आप, और बेरियम क्लोराइड में आप H2SO4 डालते हैं, तनु H2SO4। जब तनु H2SO4 डालते हैं आप, तो तनु H2SO4 उस चूर्ण में, जो भी चूर्ण आपको दिया गया है उस चूर्ण में आपने तनु H2SO4 डाला, फिर आप बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं। यदि आप H2SO4 कम मात्रा में डालते हैं तो इसका अवक्षेपण बहुत कम होता है। मतलब जो प्रिसिपिटेट बनना चाहिए या अवक्षेप बनना चाहिए, एक थिकनेस बननी चाहिए, वो थिकनेस कम बनती है। लेकिन जैसे ही हम H2SO4 ज़्यादा डालते हैं तो उस कंडीशन में जो सल्फेट है, सल्फेट का टेस्ट जिसको हम SO4 2 माइनस आयन कह रहे हैं, ये बहुत जल्दी अवक्षेपित हो जाता है और हमें जो अवक्षेप प्राप्त होना है वो हमको तुरंत मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आयनिक गुणनफल है इसका मान अधिक होना चाहिए और विलेयता गुणनफल का मान कम होना चाहिए। तो उसी परिस्थिति में अवक्षेपण तेजी से होता है। तो जब हम विलेयता गुणनफल की बात करते हैं तो विलेयता गुणनफल में एक विलेयता होती है जिसको हम S कहते हैं और एक होता है विलेयता गुणनफल। ये होता है आयनिक गुणनफल और ये होता है विलेयता गुणनफल। तो आयनिक गुणनफल का मान जब अधिक होगा और विलेयता गुणनफल से, तो अवक्षेपण शीघ्रता से होता है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं एक प्रयोग आपको बताती हूँ। ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप प्रयोग में देख सकते हैं। अभी 12th में आपको प्रयोग करवाया जाएगा, सल्फेट का टेस्ट होगा, उसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से इसका अवक्षेप प्राप्त होता है। और यदि हम H2SO4 अधिकता में मिलाते हैं तो सल्फेट आयन विलयन में अधिक होंगे और जब विलयन में सल्फेट आयन अधिक होंगे तो अवक्षेपण शीघ्रता से होगा और अवक्षेप हमको प्राप्त होगा। इसमें नेक्स्ट है पहला प्रयोग। नमक का शोधन। नमक के बारे में आप सभी जानते हैं। नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नमक है सोडियम क्लोराइड। तो जब नमक का शोधन किया जाता है बड़े व्यापक पैमाने पर, तो उस कंडीशन में सबसे पहले यदि हम इसका
आयनन करें तो इससे हमको Na+ आयन और Cl- आयन की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, विलेयता गुणनफल है और ये आयनिक गुणनफल है। इस परिस्थिति में चूंकि ये सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड एक प्रबल लवण होता है, तो प्रबल लवण है मतलब क्लोराइड आयन और सोडियम आयन अधिक मात्रा में होंगे, तो ये अधिक आयनित होते हैं। अधिक आयनित होते हैं और इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में विलयन में मौजूद होंगे। इसी परिस्थिति में यहाँ से हम जो अशुद्धियाँ हैं उसको हम निलंबन की विधि के द्वारा, अशुद्धियों को निलंबन द्वारा निकाल दिया जाता है। जैसे ही अशुद्धियों को निलंबन की विधि के द्वारा निकाल देते हैं, निकालने के बाद इसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो निलंबित होकर बाहर निकल जाती है। जैसे हमने इसको डिसॉल्व किया पानी में तो ये अपने आयनों में टूट गया और ये अधिक मात्रा में आयनित हो जाएंगे, इसलिए इसका जो आयनिक गुणनफल है वो अधिक होगा और विलेयता गुणनफल कम हो जाएगा। इसी परिस्थिति में हम इसमें प्रबल अम्ल HCl मिलाते हैं और चूंकि आपको पता है कि जो HCl होता है ये एक प्रबल अम्ल है, इसका आयनन 100% होगा और इस परिस्थिति में विलयन में H+ आयन और Cl- आयन मौजूद हो जाएंगे। इसकी थोड़ी भी मात्रा हम मिलाते हैं तो इसका 100% आयनन होता है और सम आयन प्रभाव के कारण विलयन में किन आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्लोराइड आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और जैसे ही क्लोराइड आयनों की संख्या बढ़ जाती है तो आयनिक गुणनफल का मान बढ़ जाएगा। जैसे ही आयनिक गुणनफल का मान बढ़ेगा, विलेयता गुणनफल का मान कम होगा, उस परिस्थिति में नमक अवक्षेपित हो जाएगा और ये जो नमक अवक्षेपित हो रहा है ये हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो नमक का शोधन करने के लिए सबसे पहले नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं जिससे वो अपने आयनों में टूट जाएगा। आयनों में टूटने के बाद इन अशुद्धियों का हम निलंबन करेंगे, जिससे जो अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि कचरा वगैरह रहता है उस पर, तो वो अशुद्धियाँ निलंबन की विधि के द्वारा दूर हो जाएंगी। दूर होने के बाद इसमें हम HCl मिलाएंगे। HCl मिलाने से विलयन में क्लोराइड आयनों की और हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। समआयनिक प्रभाव के कारण यहाँ पर क्लोराइड आयन की संख्या अधिक हो गई और ये क्लोराइड आयन तुरंत आयनिक गुणनफल को बढ़ा देंगे, विलेयता गुणनफल को कम कर देंगे, जिससे नमक का शोधन जो है तुरंत हो जाएगा या नमक का अवक्षेपण बहुत तेज़ी से होगा। तो इस तरह से नमक को शोधित करने के लिए हम HCl का प्रयोग करते हैं, जो कि विलेयता गुणनफल का एक प्रयोग है। नेक्स्ट है तृतीय समूह। समूह के अवक्षेपण में यदि तृतीय समूह का अवक्षेपण करना है तो उस परिस्थिति में भी विलेयता गुणनफल का अनुप्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए हम जो भी चूर्ण आपको दिया जाएगा उस चूर्ण में चूर्ण या मूल विलयन, इस मूल विलयन में NH4Cl मिलाया जाता है। NH4Cl में मतलब है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड आपको पता है ये दुर्बल है या प्रबल है? प्रबल लवण है। दुर्बल क्षार से बना हुआ प्रबल लवण है। ये प्रबल लवण है जो कि बफर विलयन में प्रयुक्त होता है। तो प्रबल विलयन जो कि यहाँ पर NH4Cl है, इस NH4Cl में अधिकता में NH4OH मिलाया जाता है। जब हम
तृतीय समूह का परीक्षण करते हैं तो तृतीय समूह के परीक्षण करने के वक्त में चूर्ण या मूल विलयन में अमोनियम क्लोराइड मिलाया जाता है और अमोनियम क्लोराइड मिलाने के बाद अधिकता में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। यदि इसका आयनन होता है, अमोनियम क्लोराइड का यदि आयनन हो रहा है NH4Cl, तो इससे NH4 प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन बनते हैं। ये आपको ज्ञात है। ठीक इसी तरह जैसे ही हम अधिकता में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं NH4OH, जिससे NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए समायनिक प्रभाव के कारण जो भी आयनिक गुणनफल है इसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रबल लवण है, ये दुर्बल लवण है, लेकिन यहाँ पर अमोनियम आयन की संख्या बढ़ जाएगी। जैसी अमोनियम आयन की संख्या बढ़ रही है मतलब यहाँ पर आयनिक गुणनफल का मान बढ़ जाएगा। आयनिक गुणनफल बढ़ेगा और जैसे ही आयनिक गुणनफल बढ़ता है अवक्षेपण तुरंत हो जाता है और थर्ड समूह के जितने भी आयन हैं वो वहाँ पर अवक्षेपित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तृतीय समूह के जितने भी आयन हैं उसको यदि अवक्षेपित करना है तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कम मात्रा में नहीं डालना है बल्कि अधिक मात्रा में डालना है। जैसे ही हम अधिक मात्रा में डालते हैं तो पहले से ही मौजूद अमोनियम आयन बाद में मुक्त हुए अमोनियम आयन के साथ मिलकर आयनिक गुणनफल को बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के पश्चात उसका अवक्षेपण तुरंत हो जाता है। तो थर्ड समूह में जितने भी आयन होंगे वो तुरंत ही अवक्षेपित होकर के, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक परख नली हमने लिया और परख नली में हमने चूर्ण लेने के बाद उसका विलयन बनाया। विलयन बनाने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड डाला, अमोनियम क्लोराइड के बाद हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला। जैसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले थोड़ी मात्रा में और फिर अधिक मात्रा में डालते हैं तो यहाँ पर तुरंत ही अवक्षेपण हो जाएगा और एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ये एक अवक्षेप बनेगा और ये अवक्षेप जो होता है वो थिकनेस लिए हुए होता है, बहुत गाढ़ा सा होगा और उसको फिर छान करके हम उसके द्वारा इस समूह के जितने भी तत्व हैं उनका अवक्षेपण आसानी से हम कर सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं। तो विलेयता गुणनफल के आधार पर जिस भी आयन का मान आयनिक गुणनफल का मान अधिक होगा और विलेयता गुणनफल का मान कम होगा तो यह प्रयोग जो है विलेयता गुणनफल के प्रयोग को सिद्ध करेगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रयोग है साबुन का अवक्षेपण। साबुन के बारे में सभी जानते हैं आप। साबुन भी दो प्रकार का होता है, एक नहाने का साबुन होता है और एक कपड़े धोने का साबुन होता है। या एक को कह सकते हैं आप सॉफ्ट नरम साबुन कहा जाता है, एक को कठोर साबुन कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ साबुन जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ C17H35 COONA, ये एक साबुन है, इसको बोलते हैं सोडियम। ये एक नहाने का साबुन है, सोडियम स्टीरेट। ये एक साबुन है। यहाँ पर दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ऋणावेशित भाग दिखाई दे रहा है और एक धनावेशित भाग है। इसका यदि हम वियोजन करें या आयनन करें तो इससे C17 C17H35 COO माइनस आयन प्लस Na प्लस आयन, इस प्रकार से ये वियोजित होगा। इसे हम कहेंगे स्टीरेट आयन, इसे कहा जाएगा स्टीरेट आयन और इसे कहेंगे हम सोडियम आयन। ये संतृप्त अवस्था में विलयन में मौजूद होगा, ये ठोस अवस्था में भी होगा, आयनिक अवस्था में भी होगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, इसमें हम नमक
मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही नमक मिलाया जाता है तो नमक चूँकि एक प्रबल लवण है, दुर्बल नहीं है, प्रबल लवण होने के कारण अधिक मात्रा में सोडियम आयन निकलेंगे और अधिक मात्रा में क्लोराइड आयन निकलेंगे। इसके वियोजन से Na+ आयन और Cl- आयन निकलेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखिए समायनिक प्रभाव के कारण यहाँ पर सोडियम आयन की संख्या बढ़ जाती है। तो सोडियम आयन की संख्या बढ़ने के कारण साबुन का अवक्षेपण तुरंत हो जाता है और वो एक अवक्षेप बना लेता है, क्योंकि यहाँ पर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विलेयता गुणनफल के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के अवक्षेपण कर सकते हैं। यदि विलेयता गुणनफल का मान कम होगा और आयनिक गुणनफल का मान अधिक होगा तो अवक्षेपण आसानी से होता है, लेकिन अगर विलेयता गुणनफल का मान अधिक है और आयनिक गुणनफल का मान कम है तो अवक्षेपण नहीं होगा। उसके लिए आपको जो भी विलयन आप बाद में डाल रहे हैं उसकी मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए, या फिर आपको ऐसा विलयन आपको डालना है जो विलयन ऐसा होना चाहिए कि जिसका आयनन अधिक मात्रा में हो। मतलब वो कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा या फिर प्रबल लवण होगा। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है और ये होगा तभी आप अवक्षेपण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विलेयता गुणनफल के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के अवक्षेपण को सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, सम आयन मतलब समान आयन। इसको बताने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार लिया जा सकता है। जैसे हम दुर्बल अम्ल लेते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल लें या फिर हम दुर्बल क्षार लें, दोनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है। दुर्बल क्षार ले रहे हैं तो NH4OH होगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसिटिक अम्ल का आयनन जो है बहुत कम होता है और बहुत कम होने के कारण इससे बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और बहुत कम मात्रा में एसीटेट आयन निकलते हैं। CH3COO- आयन प्लस H+ आयन बहुत कम मात्रा में होते हैं क्योंकि इसका आयनन बहुत कम होता है और ये अल्प आयनित होता है। अल्प आयनित है और इसी अल्प आयनित अम्ल में यदि हम इससे संबंधित लवण डालते हैं, जैसे हम यदि मान लीजिए इसमें हम कोई लवण डाल रहे हैं CH3COONA, जैसे कि हम इसके पहले आपको बफर विलयन में बता चुके हैं। CH3COONA ये एक दुर्बल अम्ल का प्रबल लवण है। इसका आयनन हम करें तो इसके आयनन से हमें एसीटेट आयन प्राप्त होता है प्लस सोडियम आयन मिलता है। तो इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो एसिटिक अम्ल है इसका आयनन बहुत कम होता है और बहुत कम मात्रा में एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। लेकिन हम जैसे ही इसमें इसका प्रबल लवण डालते हैं तो इसका आयनन जितना हो रहा है उससे भी कम हो जाता है, और उससे भी कम हो रहा है मतलब एसीटेट आयन की संख्या क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। और जब बहुत कम हो जाएगी तो उस परिस्थिति में इस प्रभाव को हम कहते हैं सम आयन, मतलब समान आयन के प्रभाव के कारण किसी भी विलयन में एक समान आयनों की कमी का पाया जाना सम आयन प्रभाव कहलाता है।
या यदि हम NH4OH की बात करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी वही परिस्थिति है, इसमें भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। NH4OH NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक इसी तरह NH4Cl NH4 प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर NH4OH एक दुर्बल क्षार है और दुर्बल क्षार से निकलने वाला अमोनियम आयन मौजूद है। यहाँ पर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसका आयनन बहुत कम होता है। जैसा कि हम दुर्बल अम्ल में देख रहे थे, वैसी ही कंडीशन दुर्बल क्षार में होती है। इसका आयनन बहुत कम होता है और इसी से संबंधित जैसे ही हम अकार्बनिक लवण इसमें मिलाते हैं तो इसका आयनन पहले की अपेक्षा और अधिक कम हो जाता है और समान आयन के कारण NH4 एक समान आयन के कारण इसका आयनन इतना अधिक कम हो जाता है जो पहले की अपेक्षा और कम हो रहा है। तो समान आयन के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। समान आयन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव के कारण अमोनियम आयन का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से निकलने की जो प्रवृत्ति है वो और अधिक कम हो जाती है या पहले की अपेक्षा और अधिक कम आयनित होता है। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं सम आयन प्रभाव। इसे आप उतार लीजिए। आपने इसे लिख लिया होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सम आयन प्रभाव जो है समान आयन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव के कारण जो आयनन होता है वो और अधिक पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो एसीटेट आयन बन रहा है और हाइड्रोजन आयन बन रहा है, इसका आयनन बहुत कम है। ठीक इसी तरह जो प्रबल लवण है इसका आयनन बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर Na+ आयन है और एसीटेट आयन, तो इसकी संख्या यहाँ पर बहुत अधिक हो जाती है और अधिक होने के कारण इसकी संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर एसीटेट आयन इसके कारण इस सोडियम एसीटेट के एसीटेट आयन के कारण इसका आयनन और अधिक कम हो जाएगा और आयनन कम होने के कारण सम आयन प्रभाव जो है उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि समान आयनों के कारण ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे एसिटिक अम्ल का आयनन पहले की अपेक्षा और अधिक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सम आयन प्रभाव हो गया। नेक्स्ट है कुछ स्पष्टीकरण है इस चैप्टर से संबंधित, वो हम आपको बताएंगे और उसके बाद इस चैप्टर को रिवाइज करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। जैसे एक हमने आपको बताया था उभयधर्मी, अमोनिया उभयधर्मी क्यों होता है? अमोनिया उभयधर्मी क्यों होता है? क्यों होता है उभयधर्मी? ये एक क्वेश्चन है, प्रश्न है एक। अमोनिया उभयधर्मी क्यों है? अमोनिया के बारे में आपको पता है कि जो अमोनिया होता है ब्रॉन्स्टेड अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार जब NH3 की क्रिया H2O के साथ होती है तो इससे NH3 के द्वारा प्रोटॉन दिया जाता है
और इसके फलस्वरूप NH2 प्लस H3O प्लस आयन बनेगा। इस प्रकार से ठीक इसी तरह यदि NH3 की क्रिया NH3 के साथ होती है, यदि NH3 की क्रिया NH3 के साथ होती है तो उस कंडीशन में NH4 प्लस आयन बनेगा और NH2 बनेगा, NH2 माइनस आयन। यहाँ पर देखिए जो अमोनिया है यहाँ एक अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है और ये क्षार के समान व्यवहार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार अमोनिया प्रोटॉन दे रहा है और H2 के द्वारा प्रोटॉन लिया जा रहा है। यहाँ पर दोनों ही अमोनिया हैं और यहाँ देखिए दोनों ही कंडीशन में एक के द्वारा दिया जा रहा है और दूसरे के द्वारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसे हम क्षार ले रहे हैं और इसे यदि हम अम्ल ले रहे हैं तो उस कंडीशन में इस अम्ल का ये क्षार होगा, संयुग्मी क्षार, जिसमें भी प्रोटॉन का अंतर होगा, जिसमें भी प्रोटॉन का अंतर होगा वो संयुग्मी क्षार होगा। ठीक इसी तरह इसके द्वारा यहाँ पर भी एक प्रोटॉन का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो अमोनिया होता है वो अम्ल के समान भी व्यवहार करता है और क्षार के समान भी व्यवहार करता है, इसलिए उसे हम उभयधर्मी गुण कहते हैं। जैसे H2O के लिए भी कहा जाता है, H2O एक उभय प्रोटिक अम्ल है और उभय प्रोटिक होने के कारण उसमें आपने देखा होगा कि H2O का यदि हम वियोजन करें, उसका आयनन करें तो उससे 2 आयन मिलते हैं और ये जो 2 आयन हैं वो इस प्रकार से आपने देखा होगा H2O H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन, ये इसके लिए हम अम्ल के लिए मानते हैं इसे और इसे हम क्षार के लिए मानते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पर ये देखा गया था कि अम्ल उसे कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन आयन हो और OH उसे कहा जाता है जिसमें OH आयन होगा उसे हम क्षार कहेंगे। तो दोनों ही परिस्थिति में जो पानी होता है वो एक उभय प्रोटिक के रूप में होता है। उभय प्रोटिक होता है क्योंकि दोनों ही परिस्थिति इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है, तो सबसे पहले हमने आपको साम्य के बारे में बताया था कि साम्य क्या है, किसे कहते हैं हम साम्य। तो साम्य में अवियोजित अणु और वियोजित अणु इनके बीच में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो उसे हम साम्य कहते हैं और ये सिर्फ किस में होगा, दुर्बल अम्ल में होगा, दुर्बल क्षार में होगा, क्योंकि जिसमें भी अवियोजित अणु, जिसका वियोजन नहीं हुआ है, अवियोजित अणु और वियोजित अणु, जैसे कि कोई भी अम्ल हम ले रहे हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, तो जो एसिटिक अम्ल है इसका वियोजन नहीं हुआ है इसलिए इसे हम इस अवियोजित अणु कहेंगे और यदि इसका वियोजन हो जाता है तो इस परिस्थिति में इससे आयन मुक्त होंगे और ये आयन होंगे CH3COO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन। तो यहाँ पर ये अवियोजित अणु है और ये वियोजित अणु है, तो ये परिस्थिति आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी इसमें अम्ल क्षार साम्य में। एक हमने सामान्य सिद्धांत बताया था, एक आर्हेनियस सिद्धांत बताया था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत और एक है लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। तो ऐसे हमने 4 सिद्धांत आपको बताए हैं।
और यदि हम इसमें कंपैरिजन करें, इसमें अंतर देखें, तो आपको ये ज्ञात होगा कि अंतर इसमें क्या हो सकता है। यदि हम सामान्य सिद्धांत की बात करें, एक हमने बताया आपको सामान्य सिद्धांत, जो कि एक जनरल सोच पर थी, एक सामान्य सोच पर थी। दूसरा हमने आर्हीनियस सिद्धांत, तीसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत, और चौथा था लुई समरचार सिद्धांत। तो इस प्रकार से 4 सिद्धांत आपको बताए गए थे। अब इस 4 सिद्धांत में यदि हम कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सामान्य सिद्धांत है, इसमें हमने आपको बताया था टेस्ट के आधार पर, स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर हम अम्ल किसे कहेंगे और क्षार हम किसे कहेंगे, कि अम्ल का जो स्वाद होगा वो कैसा होगा, खट्टा होगा, और क्षार का स्वाद होगा तीखा। इस आधार पर हम सामान्य सिद्धांत के आधार पर, स्वाद के आधार पर खट्टा और तीखा हम अम्ल और क्षार को कह सकते हैं। ठीक इसी तरह नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है, अम्ल होगा। यदि लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो उसे हम क्षार कहेंगे। ये एक सामान्य सिद्धांत की बात हो गई। यदि हम आर्हीनियस सिद्धांत की बात करते हैं, तो आर्हीनियस के द्वारा ये बताया गया, यदि कोई अम्ल है तो अम्ल कैसा होना चाहिए, जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन को दिया जाना चाहिए। और यदि क्षार है तो क्षार में से OH आयन निकलने चाहिए, तो उसे ही हम अम्ल कहेंगे या फिर क्षार कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसी आधार पर एक यौगिक बताया गया कि ये HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन आयन होता है। यदि हम OH की बात करें तो OH में NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या NaOH है। इन सभी में आप देखिए OH आयन मौजूद है, OH आयन है, मतलब इसे क्षार कहा जाएगा। एक सामान्य सी जानकारी के आधार पर आर्हीनियस के द्वारा बताया गया कि हम अम्ल उसे कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन हो, क्षार उसे कहेंगे जिसमें OH आयन हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको तर्क संगत रूप में अच्छे से नहीं समझा पाए। तो इसके बाद एक दूसरी थ्योरी आई, दूसरा सिद्धांत आया, जिसे कहेंगे हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के आधार पर अम्ल उसे कहा गया जो कि प्रोटॉन का दाता था। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, प्रोटॉन दाता। जो प्रोटॉन देने का काम करता है उसे प्रोटॉन दाता कहते हैं। क्षार उसे कहा गया जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है या प्रोटॉन ग्राही है। तो प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला, इन दोनों के बीच में जो सिद्धांत बनाया गया ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा, उसे हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी के आधार पर इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार के लिए उसे हम बताते हैं कि अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही है, मतलब दाता और ग्राही सिद्धांत। सिद्धांत कहा गया। अब जो चौथा सिद्धांत आया, जिसे लुईस के द्वारा तैयार किया गया था, लुईस वैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसके आधार पर इसमें बेस माना गया, एक आधार माना गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिन तत्वों में भी होते हैं वे उस इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं, और दूसरे के द्वारा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इसको ले सकते हैं। तो इस आधार पर अम्ल और क्षार को बताने के लिए उन्होंने ये बताया कि अम्ल हम उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा, लेने वाला। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को हम कहेंगे अम्ल।
जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, और क्षार उसे कहा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा ये। तो इस प्रकार से आप देखिए एक शॉर्ट में हम ये देख सकते हैं कि सामान्य सिद्धांत में अम्ल क्षार किसे कहा गया, आर्हीनियस सिद्धांत में अम्ल क्षार हम किसे कह रहे हैं, ब्रॉन्सटेड-लॉरी में अम्ल क्षार किसे कहा जा रहा है, और लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत में अम्ल क्षार हम किसे कह रहे हैं। तो एक शॉर्ट में ये एक क्लियर हो जाता है। तो ये नेक्स्ट है तो इस प्रकार से आप इसको अम्ल क्षार को समझ सकते हैं। के बाद एक था विद्युत वियोजन सिद्धांत। विद्युत वियोजन सिद्धांत, इसमें विद्युत अपघट्य को आधार माना गया था कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ये विद्युत अपघट्य जलीय अवस्था या पिघली अवस्था में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ऐसे पदार्थ जिसमें जलीय अवस्था या पिघली अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जिसमें यदि नहीं की जा सकती है उसे कहा जाता है विद्युत अनअपघट्य। प्रकृति में ये दो प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, अपघट्य, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य। यहाँ पर जो विद्युत वियोजन सिद्धांत बताया गया है आपको, ये विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, जिसका जलीय विलयन बनाया जाता है या फिर उसको पिघलाया जाता है, पिघली अवस्था में उस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर जो आयनन की क्रिया होती है, आयनन या वियोजन, आयनन या वियोजन, तो आयनन का मतलब होता है आयनों में बदलना, वियोजन का मतलब होता है बड़े अणु से छोटे आयनों में बदलना। तो जब बड़े अणु से, जैसे मान लीजिए ए भी एक विद्युत अपघट्य है, इसका आयनन होगा, और आयनन होने के बाद चूंकि ये आयनन किसका होगा, दुर्बल अम्ल का होगा, दुर्बल क्षार का होगा, दुर्बल लवण का होगा, या प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल लवण का होगा। तो इस प्रकार से जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वियोजन होता है, वियोजन में हमेशा यदि हम तनुता नियम की बात करें तो तनुता नियम सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्य पर लागू होता है, जो कि ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो ये तनुता नियम लागू होता है। ये सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्य पर लागू होता है, तभी हम साम्य स्थिरांक इसको निकालते हैं, और साम्य स्थिरांक निकालने के बाद तो इस आधार पर ये तनुता का हमें पता चलता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन रहता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तनुता नियम लागू होता है लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है। इसका कारण ये है, यदि हम प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ HCl लिखा, ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका आयनन होगा तो आयनन होने से 100% हाइड्रोजन आयन और 100% क्लोराइड आयन में बदल जाएगा, और कोई भी अणु यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, अवियोजित अणु। तो उस परिस्थिति में जो एक साम्यावस्था स्थापित होनी चाहिए तनुता नियम के लिए कि अवियोजित अणु और वियोजित अणु दोनों मौजूद होना चाहिए एक साम्य में, वो इसमें नहीं हो पाता है। इसलिए प्रबल विद्युत अपघट्य में
प्रबल विद्युत अपघट्य में तनुता का नियम लागू नहीं होता, ये सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्य पर लागू होता है। चाहे आप दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल ले लें या क्षार लें या फिर लवण लें, कुछ भी हो सकता है। दुर्बल अम्ल हो सकता है, दुर्बल क्षार हो सकता है या दुर्बल लवण हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनमें ही आप तनुता नियम लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो इस प्रकार आप देखिए आयनिक साम्य में आपने क्या क्या पढ़ा। आयनिक साम्य, सबसे पहले आपने विषय पढ़ा है आयनन, उसके बाद आपने साम्यावस्था, वियोजन सिद्धांत, अम्ल क्षार साम्य, तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इसके बाद आपने देखा इसमें विलेयता गुणनफल, समायन प्रभाव, हेंडरसन समीकरण। और इसी से संबंधित एक था बफर विलयन। इस प्रकार से इसमें सबसे पहले आपने आयनन देखा, आयनन के बाद आपने साम्यावस्था देखी, साम्यावस्था के बाद आपने आर्हीनियस का वियोजन सिद्धांत देखा, उसके बाद आप अम्ल क्षार साम्य देखे, अम्ल क्षार साम्य में 4 सिद्धांत आपने पढ़ा, फिर ओस्टवाल्ड का तनुता नियम देखा जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, फिर आपने देखा कि विलेयता गुणनफल क्या होता है। तो विलेयता गुणनफल के पहले आपने सबसे पहले बफर विलयन के बारे में देखा, बफर विलयन के जो 2 प्रकार हैं उनकी क्रियाविधि देखी, क्रियाविधि के बाद आप विलेयता गुणनफल आपने देखा कि विलेयता गुणनफल में विलेयता का मान हमेशा विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। फिर आपने समायन प्रभाव देखा, समायन प्रभाव के बाद आप हेंडरसन समीकरण जो कि बफर विलयन की सहायता से हम पीएच की गणना करते हैं या पीओएच की गणना करते हैं, या हम कह सकते हैं अम्ल और क्षार को किस प्रकार से हम पीएच मान निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये आयनिक साम आपका चैप्टर पूर्ण होता है। ठीक है, धन्यवाद।